के लिए रसिक गुप्ता जा रहे हैं दिल्ली से। आपकी तालियों से बहुत ही फ्रेश इंसान, बहुत ही अच्छी कवि और बहुत अच्छे जादूगर हैं। आपको जादूगर ऐसा दिखाओ जो लोग ना जाए, ये वाकई जादूगर भी है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दिनेश जी को इस सफल आयोजन के लिए। गीत, कविता, मुक्तक सब यहाँ हुई और मैं तो केवल 4 पंक्तियां दिनेश जी के लिए देना चाहता हूं। 5000 मुक्तक जिन्होंने लिखे, मां पर गर्व होता है हमें उस कवि पर, उनके चरणों में बैठकर कविता लिखने पर, कि गीत, कविता, मुक्तक, छंद चाहे जितने लिख लो बंद, माँ का जब इतिहास लिखेंगे सबसे आगे आप दिखेंगे। मैं तो इनके सामने एक छोटा सा पप्पू हूँ और मैं खुद एक बार पप्पू के स्कूल में चला गया। मैंने पूछा कि तुम सारे के सारे पप्पू पास कैसे हो जाते हो? जहां भी देखता हूँ पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। बोला जी नकल चला के, फर्रे चला के। मैंने कहा कभी पकड़े नहीं जाते? बोला पकड़े जाने का सवाल ही नहीं है, नकल हम हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। अच्छा, एक पप्पू फेल हो गया तो मैंने उससे पूछा आपने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला भाई साहब किया था, किस्मत ही खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया। नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया। वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। भाई बहुत अच्छे रसिक भाई। जब मैंने अपने मकान मालिक में बहुत अच्छे अच्छा, मैंने अपने मकान मालिक से कहा एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था। गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। और हमारे विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई सफाई। और आपको लगे मैंने पूरी भारतीय सभ्यता की तरफ से उसके मुंह पर एक पंक्ति में तमाचा मारा, तब अपना आशीर्वाद मुझे देना। हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। वो नेताओं की बहुत सी बात हुई। वो एक नेता की पत्नी अपने बेटे को लेके बाजार में गई, कहती बेटा चाउमीन खाएगा? बेटा बोला नहीं। अच्छा बेटा बर्गर खाएगा? बेटा बोला नहीं। बोली बिल्कुल अपने बाप पे गया, जूते ही खाएगा। तो नेता ने अपनी पत्नी से कहा तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मुझे में मरती हो, लेकिन मैंने देखी नहीं आज तक तुम्हारी जैसी लुगाई। चुनाव मैं लड़ रहा हूं और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दिया। तो पत्नी बोली मेरे नेता पतिदेव, मेरे प्यारे पतिदेव, मेरे भोले पतिदेव, मैं खुद अपनी राह में कांटे बोना नहीं चाहती और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। बहुत अच्छा रसिक, कमाल हो रहा है, यही जादू है। अच्छा, कवि जो होता है ना बड़ा भयंकर प्राणी होता है, वो बड़ी लंबी लंबी छोड़ता है। वो कवि को बड़ी लंबी छोड़ने की आदत थी। मैं उसको बहुत समझाया भाई साहब आप बहुत लंबी छोड़ दो, थोड़ा कम छोड़ा करो। बोला भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं लगता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। मैंने कहा मैं आपके साथ रहता हूँ, जब ज्यादा हो जाएगा तो मैं खांस दूं तो समझ जाओ ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लो। बोला जी ठीक है। एक प्रोग्राम में चले गए, वहाँ प्रोग्राम में पहुंचे तो जाती उसने छोड़ना शुरू किया। बोला आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा, मैं तुरंत खांसा। बोला भाई साहब जब मैं नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है, मैं तुरंत खांसा। बोला भाई साहब मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैं एक फीता लेके आया और मैंने फीते से नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला। मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब किसी के खांसी हो, किसी के दमा हो, अपने का इलाज कराओ, अब तो फीते से नप चुका, बिल्कुल नहीं उधर दीपक भाई बैठे हमारे, वो पिछले दिनों उनके पड़ोस में झगड़ा हो गया दीपक जी के, मामला कोर्ट में पहुंच गया। तो जज साहब ने दीपक जी को बुला के पूछा कि भाई झगड़ा आपके सामने हुआ था? बोले जी हाँ जी मेरे सामने हुआ था। बोले तुम गवाह की हैसियत से क्या कहना चाहते हो? तो बोला जी मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। अच्छा, कहीं कभी फिर भी शादी कर लेते हैं, घर वालों का प्रेशर होता है।
बाद में अपने बच्चों को कहते हैं बेटा कभी जिंदगी में शादी मत करियो, बेटा कभी जिंदगी में शादी मत करियो। और बेटे बिल्कुल उनके भी बाप हो रहे हैं, बोले ठीक है पापा मैं भी अपने बच्चों को यही सलाह दूंगा। वो हमारे एक दोस्त बोले, बहुत अच्छे, हमारे एक दोस्त बोले तुम्हारी भाभी घर छोड़ के चलेगी। मैंने कहा आप उसे ढंग से नहीं रखते होगे। तो बोले क्या बात करते हो भाई साहब, मैं तो उसे अपनी सगी बहन की तरह रखता था। 2 दिन बाद वापिस आ गई। पति ने पूछा आप क्या लेने आई है, बोले नोकिया का पतली बिल का चार्जर भूल गई थी। अच्छा पति ने तलाक का मुकदमा कर दिया, पति ने तलाक का मुकदमा कर दिया। तो वकील साहब, पति ने तलाक का मुकदमा कर दिया, वकील साहब से पूछा, तो वकील भी देखो कैसे कैसे जवाब देती है। वो एक वकील अपनी नई गाड़ी लेके आया, एक तरफ लाल पेंट और एक तरफ पीला पेंट। तो मैंने पूछ लिया भाई साहब ये कौन सा फैशन है? बोले फैशन ये दिमाग की बात है, कल को कहीं दुर्घटना होगी तो परस्पर विरोधी बयान के कारण छूट जाऊंगा। तो क्या बहुत इंटेलिजेंट हो गए बिल्कुल। क्या बात है भाई। अच्छा हम देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन देशभक्ति आजकल कहाँ है? देशभक्ति बची आजकल जेब कतरों में। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता तुमसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में मिले। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में रहता है। कार्यक्रम शुरू हुआ, देखो सामने यहाँ बोतल रख दी गई हमारे सामने। ये बोतल जन्म से मृत्यु तक और मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि पैदा होती बच्चे के हम दूध की बोतल लगा देते हैं, बच्चा स्कूल जाने लगता है तो पानी की बोतल पकड़ा देते हैं, स्कूल से वापस आके कोल्ड ड्रिंक मांगता है, कॉलेज पहुंचते पहुंचते बियर की बोतल, फुल जवानी में शराब की बोतल, शराब के साथ सोडे की बोतल, बुढ़ापे में ग्लूकोज की बोतल, मरने से पहले खून की बोतल और मरने के बाद गंगा जल की बोतल। अच्छा मैं एक तो रोज पी के आ जाता था, तो एक दिन घरवाली ने कसम खिलवाई कि आज के बाद कभी इसका सेवन नहीं करोगे। बोला जी ठीक है आज के बाद इसका सेवन नहीं करूंगा, लेकिन कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। शाम को फिर पी के आ गया, दरवाजा खड़खड़ाया, घरवाली ने दरवाजा खोला, आई शराब की बदबू, एक दिया उसके खींच के, एक लगते ही वापस मोड़ लिया। उसे अपना दोस्त मिला, उस दोस्त से बोला यार तुम्हारा घर भूल गया। बोले क्यों पीता है घर भूल जाए, चल मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। उसके दोस्त ने दरवाजा खड़खड़ाया, घरवाली ने दरवाजा खोला, उसके दोस्त के मुंह से बदबू आई, उन्हें सोचा ये पिला के लाया, एक उसके दिया खींच के और पीछे से बोला मारो बहन जी मारो, मैंने तो पहले ही मना किया था, मेरा घर नहीं है, ये नहीं माना। अच्छा देखो आप बहुत मन से आप सुन रहे हैं, लेकिन तालियों में कोई कंजूसी नहीं होती। मैंने तो ऐसे कंजूस आदमी देखे कि घर में आग लगी हुई है और अगला फायर ब्रिगेड को मिस कॉल मार रहे हैं। ऐसे कंजूस आदमी। बेटे को भेज दिया माचिस लेने जा, बेटा माचिस लिया, और बेटा जब माचिस लेके आया तो बेटे से पूछता है बेटा तिल्ली गिन के लाया है ना? बेटा बोला बापू चिंता मत कर, तिल्ली गिन के भी जलाया हूँ और एक एक तिल्ली जला के चेक करके लाया हूँ, बेटा तो आपका ही। ऐसे कंजूस आदमी हमने देखे हैं, लेकिन आपने बहुत मन से सुना। आजकल तो मोबाइल का युग है और भिखारी भी मोबाइल लेके घूम रहे हैं। भिखारी की दुआएं सुन लो वैसे, आपके पास आप तो इंटरेस्ट लो। अच्छा दुआएं सुन लो। भिखारी बोला यूं हिमाकत की नजर से ना देख, एक दिन ब्यूटी क्रीम लगा के अपना चेहरा भी गोरा होगा, अपने हाथ में भी ऐसा ही ब्रांडेड कटोरा होगा, निकाल जेब से करारा सा नोट और ले ले मेरी दुआ, जा तेरे घर भी मेरे जैसा छोरा होगा। ऐसी दुआएं। अच्छा 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि डॉक्टर ने अपनी खूबसूरत नर्स को नौकरी से निकाल के पत्ता कर दिया साफ। तो नर्स बोली बिना गलती नौकरी से निकालना कहां का इंसाफ, बिना गलती नौकरी से निकालना कहां का इंसाफ। तो डॉक्टर बोला मैंने एक पेशेंट को कहते सुना है, नर्स क्या है ब्यूटी क्वीन है, अखियों से गोली दाग जाती है और मेरी आधी बीमारी तो इसकी मुस्कुराहट से भाग जाती है। लेकिन आजकल नर्सों से प्यार में बड़ा खतरनाक हो गया। पिछले दिनों केस आया था कि नर्स से पेशेंट बोला सुन प्रिय बात मेरी, सबसे निराली तेरे गालों की ये लाली है, दिल को चुराने वाली सपनों में आने वाली, रखी मैंने हॉट सीट तेरे लिए खाली है। तो नर्स बोली होश में आते ही तू लगेगा रोने, मैं भी जाली डॉक्टर की डिग्री भी जाली है, और दिल को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया झूठे, मैंने तो सिरा में तेरी किडनी निकाली। तो ये
हाँ एक तरफ से हाँ हाँ जैसी मन वैसे ही सुना दो। आप एक तो रचना सुन रहे हो, आप एक सुन नहीं रचना। सकते, हमें तो घर जाना है बस। एक रचना मैंने लिखी, जी बड़े लोग, सीधे सीधे आप तक, हाँ स्वागत है भैया। कि बड़े लोग बेशक बड़े होते हैं, उन्हें नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता, जन्म से ही पांव पर खड़े होते हैं। भव्य मकान, कीमती सामान, छोटा परिवार, ड्राइवर, गार्ड, कुक, बहादुर, सब सेवा में तैयार है। सब्जी में नमक ज्यादा होने की डांट उनकी पत्नी नहीं, नौकर सहते हैं, इसीलिए वो आपस के छोटे मोटे झगड़ों से दूर ही रहते हैं। आधी रात के बाद क्लब से आना, अधिकतर बाहर ही खाना, खाने के साथ जरूरी सी लगती है पेप्सी या कोक, और कॉलेज तक आते आते पूरे हो जाते हैं उनके बच्चों के बियर जैसे शौक। वैसे भी वो बड़ा आदमी ही क्या, जिसके घर में बार नहीं है और कोई बीड़ी पीते देख ले तो लोग कहते हैं कितना बड़ा आदमी, जरा सा इनकार नहीं। बड़े लोग दूध भी डबल टोन्ड, और अगर उसमें भी मलाई आ जाए तो उसे भी छान देते हैं। बड़े लोग दूध भी डबल टोन्ड, और अगर उसमें भी मलाई आ जाए तो उसे भी छान देते हैं। और क्या बताऊं भाई साहब, बड़े लोग क्या क्या बलिदान देते हैं। चाय के साथ शुगर फ्री बिस्किट, चाय के साथ शुगर फ्री बिस्किट, ड्राई फ्रूट, और नाश्ते की पूरी चेन। वो क्या जाने क्या होती है राशन की लेन, और ना ही वो कभी महंगाई की चक्की में पिसते। वो फैशन बदलने से जूते बदलते हैं, चल चल के उनके जूते कभी नहीं घिसते। पहनने के कपड़ों का ढेर, और कहीं तो बिल्कुल नए के नए, जिन कपड़ों को उन्होंने कभी नहीं छुआ। ले तो आए, बस पहनने का मन ही नहीं हुआ। बड़े लोगों की जितनी भी बड़ी गाड़ियां, सब की सब घर के अंदर समाई, उनकी नहीं होती पार्किंग पर पड़ोसियों से लड़ाई। सड़कों पे ले दे के निपट जाते हैं उनके छोटे मोटे एक्सीडेंट के केस, और उन्हें हादसा बताया जाता है जो होती है उनके बिगड़े बच्चों की कार की रेस। बहुत अच्छे, बड़े लोगों के बड़े शेरकक्स, गद्देदार मखमली बिस्तर, पर नींद कहां, हर वक्त इनकम टैक्स के छापों का डर। बड़े आदमी पैसों के बदले में बहुत कुछ होते हैं, इसीलिए अक्सर नींद की गोली खाकर सोती है। बहुत अच्छी। जबकि एक गरीब मजदूर के लिए पत्थरों की सेज भी करती है बिस्तर का ही काम। नींद का इस दुनिया में भला कोई लगा सकता है दाम? क्या कह दिया? बड़े लोगों के हाथ में घड़ी, गाड़ी में घड़ी, मोबाइल में घड़ी, घर में घड़ी, घड़ी, पर टाइम कहां से लाएं? बस यही सोचते हैं इस 24 घंटे के दिन को 48 घंटे का कैसे बनाएं? बहुत अच्छे। बस यही सोचते हैं इस 24 घंटे के दिन को 48 घंटे का कैसे बनाएं। इसलिए बड़े आदमियों का लगभग हर रोज का बहाना, मैं लेट हो जाऊंगा श्रीमती जी, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। पर ऐसा नहीं कि उन्हें दर्द का एहसास कम होता है, रोग भी उन्हें बीपी शुगर जैसा भारी भरकम होता है। मिठाई देखकर मन तो उनका भी ललचाता है, लेकिन शुगर बढ़ने पर इंसुलिन का लगने वाला इंजेक्शन याद आता है। जबकि एक गरीब मजदूर किसी भी मिठाई को जब चाहे जितना चाहे खा सकता है। लाखों खर्च करके भी कोई शुगर का पेशेंट क्या यह सुविधा पा सकता है? अगर बड़ा बनना है तो खर्चे भी बड़े झेलो। धर्मशाला के मुख्य द्वार पे नाम लिखवाकर बेशक लाखों रुपए भी ले लो, और किसी भी सभा में मुख्य अतिथि बना के 51,000 धरवा लो। कुछ घंटों की शादी में उनसे करोड़ों खर्च करवा लो। लेकिन आप बड़े नहीं बन सकते। लेकिन आप, कविता की अंतिम पंक्तियां देता हूं, लेकिन आप बड़े नहीं बन सकते सिर्फ पहनने से खादी। अगर बड़ा बनना है तो करवाओ गरीब कन्याओं की शादी। अपने बच्चों के हॉस्टल में लाखों खर्च करने वालों, जरा भर कर दिखाओ अपने ड्राइवर के बच्चे के स्कूल की फीस। एक बार लेकर तो देखो किसी गरीब का आशीष। अपनी बीमारी में लाखों खर्च करने वालों, जरा करवा कर दिखाओ अपनी काम वाली बाई के बच्चे का इलाज। फिर देखो कैसे पलकों पर बिठाएगा आपको ये समाज। काश सभी बड़े लोगों का दिल भी बड़ा होता। काश सभी बड़े लोगों का दिल भी बड़ा होता। उनका पैसा
स्विस बैंकों में ना पड़ा होता तो आज भारत विकसित देशों की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होता। बहुत अच्छे रसीद भाई, बहुत बढ़िया। कभी रंग चढ़ता उन्होंने तालियां इस बात की परिचय के रसीद के लिए बहुत अच्छे लगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं रसीद जी। मुझे तो प्रदीप चौबे जी की, हमारे बड़े कवि हैं हास्य के शैलजा जी, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया लाइन की है गोयल साहब। उन्होंने कहा हास्य के कवि कैसे कह सकते हैं, कुलबीर भाई देखना कहते हैं कि काहे के बड़े हैं, काहे के बड़े हैं जो दही में पड़े हैं। हास्य का छड़िकाओं में ऐसे भी कह सकते हैं। अमृता प्रीतम जी ने, सरोजनी प्रीतम जी ने बड़ा काम किया है। आइए मैं एक बड़ी कवित्री को आपके बीच बुलाना चाहता हूं जिन्होंने अभिव्यक्ति का संपादन बहुत ही श्रेष्ठ